यह घटना 1979 में घटी थी। इंजीनियर कलाम, जिन्होंने बाद में चलकर भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया, सबसे पहले वह रॉकेट बनाने में लगे हुए थे। ऐसी रिसर्च में विदेशों से किसी प्रकार की हेल्प की आशा नहीं की जा सकती है। वह भारतीय डिजाइन पर आधारित ही रॉकेट बना रहे थे। उन दिनों रॉकेट विज्ञान के एक्सपर्ट जर्मन वैज्ञानिक वर्नर फोन ब्रॉन भारत आए हुए थे। जैसे ही उन्होंने कलाम द्वारा बनाई गई रॉकेट की डिजाइन को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें दूसरों से ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, यानी विदेशों की सहायता नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम्हारे यान का डिजाइन पूरी तरह भारतीय है। इसलिए तुम्हारे सामने अनेक समस्याएं आ सकती है और असफलताएं अवश्य आएगी, लेकिन तुम्हें उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम सफलताओं से ही नहीं बनते, हमारा निर्माण असफलताओं से ज्यादा होता है। इंजीनियर कलाम अपनी टीम के साथ रॉकेट की दूसरी स्टेज के सिस्टम को तैयार करने में लगे हुए थे। इसकी टेस्टिंग करने से 15 मिनट पहले पता चला कि इसके एक वाल्व में कुछ गड़बड़ी आ गई है। इसे देखने के लिए टीम के लोग जैसे ही वहां पर पहुंचे तो नाइट्रिक एसिड का टैंक फट गया और एसिड उछलकर सदस्यों पर जा गिरा। टीम के सभी 6 लोग जल गए, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। यह घटना समाचार पत्रों की सुर्खियां बन गई। कलाम साहब की आलोचना होनी शुरू हो गई और वैज्ञानिक के एसिड से जलने के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि मैं ही इस घटना के लिए जिम्मेदार हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि मैं अवश्य सफल होकर रहूंगा, इसलिए मुझे एक अवसर और मिलना चाहिए। कलाम साहब ने अपने कुछ और वैज्ञानिकों को लेकर वह गलती ठीक कर दी, लेकिन एक डर उनके अंदर घर कर गया कि यदि इसका परीक्षण सफल नहीं हुआ तो वह राष्ट्र की इस हानि को भी सहन नहीं कर सकेंगे। इसके बाद 10 अगस्त सन 1989 को SLV रॉकेट सुबह 7:58 पर श्रीहरिकोट लॉन्च सेंटर से आकाश में छोड़ा गया। तभी अचानक उसमें खराबी आ गई और 600 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा। यह उससे भी बड़ा हादसा था। इस घटना से इंजीनियर कलाम हक्के बक्के रह गए। उन्होंने इतना गहरा धक्का लगा मानो कि उनकी बॉडी, माइंड और ब्रेन तीनों ने काम करना बंद कर दिया हो। उन्हें जबरदस्त निराशा ने घेर लिया। अब समाचार पत्रों में प्रश्न उठने लगे। बड़े लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसे गरीब देश को, जिसकी आधी जनता रात को भूखे पेट सो जाती है, ऐसे महंगे प्रोजेक्ट से उसे क्या लेने देना। शाम को जब कलाम साहब की आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उनके सिरहाने बैठे हुए हैं। वह हड़बड़ाहट कर खड़े हुए। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे भूख लगी है, क्यों न किसी होटल में चलकर खाना खाया जाए। कलाम साहब निराशा से घिरकर मानसिक रूप से बीमार हो चुके थे और चुपचाप डॉक्टर साहब के पीछे पीछे चल पड़े। दोनों ने भोजन लेना शुरू किया, लेकिन कलाम साहब का भोजन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने धीरे से एक कागज अपनी जेब से निकाला और डॉक्टर साहब के सामने रख दिया। डॉक्टर साहब ने उसे देखा और 4 टुकड़े करके अपनी जेब में डाल लिए। यह कलाम साहब का त्याग पत्र था। डॉक्टर साहब ने तुरंत अपना पर्स खोला, उसमें से एक पुस्तक निकालकर कलाम साहब के सामने रख दी और बोले, यह गीता है, कर्म क्षेत्र में उतरे कृष्ण की गीता। उम्मीद है कि रात को आप इसे पढ़ेंगे और सुबह वापस काम पर लौटोगे। अगली सुबह जैसे ही कलाम साहब कार्यशाला में पहुंचे तो वहां उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी इंजीनियर बैठे हुए थे और डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। सभी ने कलाम साहब का स्वागत किया और तुरंत डॉक्टर साहब ने कहना शुरू कर दिया, अब मैं कलाम साहब को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके ही दम लूंगा, क्योंकि कलाम साहब ने कर्म का रहस्य पा लिया है। कल तक ये कर्म के रहस्य को नहीं जानते थे। ये कर्म पर और उसके फल पर भी अपना अधिकार समझते थे। अब ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि मुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल तो विधाता के हाथ में है। फिर उसके लिए चिंता करने का क्या फायदा। सभी के लिए गीता का यही संदेश है कि निराशा उसी को सताती है, उसी का मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ती है जो फल पर अपना अधिकार जताते हैं। गीता के इस ज्ञान से उनका मानसिक स्वास्थ्य फिर से ठीक हो गया। वे फिर अपनी टीम को लेकर उस प्रोजेक्ट में जुट गए। आगे उन्हें सफलता पर सफलता मिलती चली गई। उन्हें गीता इतनी प्यारी लगी कि सदैव अपने पास रखी। इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।